मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर मन में, अंतर मन उज्जवल हो जाएगा। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपसे किए गए वादों के अनुसार मैंने आपसे कहा था कि हिंदी अब क्लास तो एक होगी, लेकिन आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस होंगी। अब आपको बार बार हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक जब भी अगर आप दूसरी बार भी जन्म लोगे तो आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में ही हम आज आपके बीच में कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपसे चर्चा करेंगे और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस अनवरत रूप से आपके बीच में आती रहेंगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बता देना चाहूंगा साथियों कि प्रत्येक दिवस रात्रि में 9 बजे, प्रत्येक दिवस रात्रि में 9 बजे से आपके बीच में लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ लाइव सेशन, लाइव टेस्ट YouTube पर चलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सभी बच्चे देख सकेंगे। जो एप्लीकेशन वाले एप्स वाले बच्चे हैं, एसपी शुक्ला एजुकेट एप्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है 9 बजे से, रात्रि 9 बजे से जो आपका लाइव सेशन टेस्ट आने वाला है, थ्योरी आप पढ़िए, आप खूब मजेदार टेस्ट दीजिए आइएगा सबके साथ, क्योंकि वहां पर पता चलेगा कि आप कितने गहराई में हो, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा उन प्रश्न की श्रृंखला के साथ। ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे साथी जिन्होंने एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार पे भरोसा जताया, विश्वास जताया, उनको भरोसा जताने के लिए, विश्वास जताने के लिए मैं एसपी शुक्ला तहे दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और केवल आभार शुक्रिया धन्यवाद से कम नहीं चलेगा, अब हमारी केवल कलम बोलेगी, आवाज बोलेगी, और ये आवाज, ये कलम की गूंज आपकी परीक्षा हॉल में बोलेगी जब आप हिंदी में किसी भी लेवल की कोई भी परीक्षा होगी जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन करेंगे। जो इंडिविजुअल हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें, और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो भी ध्यान दें। टेट वाले, सुपर टेट वाले, लेखपाल वाले, यूपीएससी वाले, हिंदी में कुछ अंदर नहीं है। लोगों ने भटकाया हुआ है, लोगों ने केवल भड़काया हुआ है। केवल और केवल सीटेट में पेडागोजी आता है, वहां का सिलेबस कुछ डिफरेंट है बस। लेकिन बाकी सब चीजें आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट के हो, सुपर टेट के लिए हो, रीट के लिए हो, किसी भी लेवल की परीक्षा के लिए क्यों ना हो, आपकी तैयारी वही होगी। तो चलिए आज हम सिलेबस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कल से हमारी क्लासेस आपके बीच में रेगुलर वे में आने लगेंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, सामान्य हिंदी की बात मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं। वनडे एग्जाम के जो परीक्षार्थी हैं वो ध्यान दें कि वनडे परीक्षाओं में, जो आपकी वनडे एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, टोटल हमने अगर इस चैप्टर को देखने का प्रयास करेंगे तो हमें देखिए कितने चैप्टर, 16 चैप्टर। यहां से आपको 1 दिख रहा है और लास्ट में 16 दिख रहा है, 1 and 16, यानी टोटल 16 भाग, 16 चैप्टर में पूरी हिंदी फिनिश, पूरी हिंदी खत्म। कैसे, जरा आओ चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा भाषा एवं व्याकरण। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। कितने कौन से प्रश्न बनते हैं उस पर। फिर दूसरा चैप्टर वर्ण विचार, तीसरा चैप्टर शब्द विचार, चौथा चैप्टर शब्द रचना या निर्माण। जो निर्माण कैसे होता है, शब्दों का निर्माण। हमारी श्रृंखला में, हमारे शब्दकोश में जब शब्दों की श्रृंखला बढ़ेगी, क्योंकि कहा जाता है शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है, शब्दों से ही बच्चा पास है और शब्दों से ही बच्चा फेल है। जब शब्दों की श्रृंखला बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ज्ञान पुंज में ज्ञान की प्रकाश बढ़ेगी और हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। आइए, 5वां चैप्टर जो है वो है आपका शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कहने का मीन्स क्या है, जैसे आपको पता है कि यही शब्द रचना के बाद जो है शब्द शक्ति जो आता है, शब्द किस तरीके से बनेगा, नए नए शब्दों का सृजन करेंगे। फिर छठा चैप्टर होगा वर्तनी। वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। जो सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चे गलत करते हो, वर्तनी पर गलत करते हो। आपने देखा होगा
खास तौर से जो एसआई यूपीएसआई के बच्चे या फिर और भी सभी भर्तियों में आते हैं, लेकिन यूपीएसआई में स्पेशली अगर देखा जाए तो वाक्य शुद्धि से बड़े प्रश्न आते हैं। वाक्य शुद्धि से 5-5 प्रश्न पिछली बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो यह प्रश्न यूपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और भी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। बाकी ये आपका 7वां चैप्टर है वाक्य विचार, और उसके बाद 8वां चैप्टर विराम चिन्ह। देखिए ये विराम चिन्ह जो है इस चैप्टर को हमने इंक्लूड कर दिया है, इस चैप्टर को हमने इंक्लूड कर दिया है किसमें, इसके अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत। तो देखिए तो एक चैप्टर आपका कम हो जाएगा, यानी 16 नहीं 15 ही हो जाएगा। इसको हमने क्या किया है, विराम चिन्ह को इंक्लूड कर दिया है वर्ण विचार के अंतर्गत। है अलग, लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट है इसीलिए इस पार्ट को 8वें वाले चैप्टर को भी हम इसी वर्ण विचार में ही इंक्लूड कर देंगे। यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो चैप्टर आपका 15 ही बचेगा। फिर उसके बाद आपका आता है 9वां रस, 10वां चैप्टर है छंद, और उसके बाद देखिए 10 चैप्टर ये हो गए। इसको एकदम अच्छे से आप लिखते जाएं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप खुद ही मूल्यांकन करिएगा, स्व मूल्यांकन करिएगा कि हाँ आप क्या इसी तरीके से इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी अध्ययन को आप आगे अध्ययनरत बना रहे हैं। 11वां चैप्टर आपका अलंकार, 12वां चैप्टर आपका गद्यांश एवं पद्यांश, 13वां चैप्टर पल्लवन, संक्षेपण, पत्र व पारिभाषिक शब्दावलियां। अब जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीपीसीएस मेंस देते हो, आरओ मेंस देते हो, या फिर भी ईओ मेंस देते हैं, जो मेंस में अक्सर इनका एक अपना अलग से रोल होता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ सब कुछ आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और 14वां चैप्टर है संक्षिप्त हिंदी साहित्य। अब देखिए संक्षिप्त हिंदी साहित्य अगर हम देखेंगे बड़े एग्जाम की बात करेंगे, एक दिवसीय परीक्षाओं में संक्षिप्त हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे बस ध्यान दीजिएगा, इतना ही अंतर है, टीजीटी पीजीटी में आपको संक्षिप्त इतिहास की जगह पूरा का पूरा साहित्यिक इतिहास पढ़ाया जाएगा। और आपके ही चैप्टर में जैसे आपको पता है बहुत सारे भाषा विज्ञान भी एक नया चैप्टर, इसी में भाषा विज्ञान लगभग वहां भी आ जाएगा, मैं पढ़ा ही दूंगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे 2-3 जो आपको टीजीटी पीजीटी में, स्पेशली पीजीटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो 14 तो ये हो गए, 14 का मतलब एक चैप्टर को मैंने इंक्लूड कर दिया तो 13 ही मान लो। फिर उसके बाद देखो 15वां विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। यानी आपकी जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, जितना मैंने कर पाया है उतना मैं आपके बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और 16वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास के लिए मिश्रित प्रश्न श्रृंखला है। इसमें जो हमने प्रश्नों को रखा हुआ है अभ्यास के लिए, आपके बीच में लाइव सेशन तो अभी से मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, लेकिन हम कुछ प्रश्नों को बहुत इंपॉर्टेंट संजो करके रखे हुए हैं। बहुत कम प्रश्न हैं, लेकिन वही प्रश्न जो आपको आपकी परीक्षा में पूरे मार्क्स दिला देंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आराम से आसानी से चीजों को करेंगे, बहुत बेस्ट करेंगे। एक तो ये हो गया। अब देखो इनको हमने चैप्टर वाइज, यानी एक अगर इसको मैं देखूंगा तो टोटल कितना चैप्टर होगा, 15 चैप्टर, यानी टोटल मात्र 15, केवल और केवल 15 चैप्टर में आपको पूरी हिंदी आपके कब्जे में कर देंगे। अब हम बात करते हैं एक एक चैप्टर पर, एक एक चैप्टर पर विधिवत चर्चा करते हैं। अब जैसे जब आपसे पहला चैप्टर स्टार्ट होगा भाषा एवं व्याकरण, तो देखिए भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। पहला पॉइंट भाषा एवं व्याकरण में आपका आता है कि उसकी परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशंस देखेंगे। भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने मन के विचारों को व्यक्त करना, अपने मन के भावों को दूसरों तक प्रदर्शित करना और दूसरे के मन के भावों को समझना, यानी ये संप्रेषण की कला है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, फिर भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। अब जैसे देखिए अभी तो पहले ज्यादा तक प्रश्न नहीं बनते थे, लेकिन अब जैसे टीजीटी पीजीटी में ध्यान दीजिए, सुपर टेट वाले ध्यान दीजिए, यूपी टेट वाले, वहां पर आपसे भाषा की विशेषता से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है। ये देखिए भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सुपर टेट वालों के लिए। भाषा का विकास क्रम, सीखने का क्रम देखिए
सीटेट में बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन जाता है। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण, बहुत सारे प्रश्न यहां से भी आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी का इतिहास। अब देखो 5वें के बाद छठा चैप्टर, अब इससे हिंदी के इतिहास से, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको अगर देख लीजिए लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, टेट की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका भारतीय आर्य भाषा यानी हिंदी का इतिहास जानेंगे। फिर 7वें नंबर पर आपका आ जाता है हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। कई मरतबे आपसे पूछा जाता है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग जरा कमेंट करिए। तो आप बच्चे क्या कहोगे? मोस्टली बच्चे गलत दे दोगे, बहुत बच्चे गलत देते हो। चलिए आप प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदी भाषा किस भाषा का है? हिंदी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? आप एक प्रश्न का मैं जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा कितने अच्छे बच्चे हो। मैं अभी यहां पर आपको अंत में उत्तर बता देता हूं। फिर देखो 8वां चैप्टर आपका आ जाता है भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। अब इसका प्रयोग कैसे किया गया, इसका विकास कैसे हुआ। फिर देखिए आपका 9वां पॉइंट इसी में भाषा के विविध रूप। विविध रूप कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा बोली, उपबोली, आपने पढ़ा होगा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये जो आप पढ़ते हो इनके बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे। फिर 10वां आपका आता है हिंदी की बोलियां। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी में कुल मुख्य रूप से कितनी बोलियां हैं? 17, 18, 19 में बड़े उड़ते रहते हो, क्या कारण है? एकदम पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे, एक एक तथ्य को बहुत आराम से सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके आपको प्रूफ करके पूरी हिंदी आपके बीच में कब्जे में करेंगे। फिर आपका 11वें नंबर पाता है लिपि। कौन सी भाषा किस लिपि में, स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट में, कौन सी लिपि में लिखी जाती उस पर। फिर आपका आता है 12वां पॉइंट आता है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। जैसा कि पता है जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो भारतीय संविधान में जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत हुआ, तो उस समय भारतीय संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 3 संशोधन हुए, 3 संशोधन में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। अब वर्तमान में टोटल भाषाएं 22 हो गई हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 13 नंबर पर राजभाषा में क्या क्या चीजें हैं इन पर अच्छा करेंगे। फिर 14 पॉइंट आपका हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र। हमारा जो भारत देश है, जैसा कि पता है हिंदी विश्व में लगभग तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में आती है। उसी भाषा में अगर हम बात करें भारत देश की, जहां पर लगभग आपको पता है कि विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो भारत देश की स्थिति है वो चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आती है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पे भौगोलिक क्षेत्र में हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदीवासी क्षेत्र के हैं, पै निज भाषा ज्ञान के रहतहीन के ही ना। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ा है ना कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण हो तो प्रभु पै निज भाषा ज्ञान के रहतहीन के ही। तो अपनी भाषा का एक अलग मिठास, एक अलग भाव ही निकल के आता है, उस पे पढ़ेंगे। फिर आपका इसी में 15वें पॉइंट पर चर्चा करेंगे व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किन धातुओं से मिलकर बना, कौन सा प्रत्यय है, व्याकरण में किनका अध्ययन किया जाएगा उस पर। फिर जब इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ने के बाद यहीं पर हमारी बातें नहीं खत्म होगी। फिर हमारा जो 16वां पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा अभ्यास के लिए प्रश्न। ये जो अभ्यास के लिए प्रश्न होगा यह आपके YouTube चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट पर रात्रि के 9 बजे आपके बीच में लाइव सेशन में इसे कराया जाएगा। कब? रात्रि के 9 बजे से यह सेशन स्टार्ट होगा। अभ्यास प्रश्न हम पूरा पब्लिक देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, वहां से ये पता चलेगा कि हम कितने अच्छे तरीके से हमारी तैयारी है। तो ये टोटल देखो इतना अच्छे तरीके से पहला चैप्टर इस तरीके से सजोया है। आप सोचिए, आप कल्पना करिए, क्या आप एक चैप्टर में इतना विधिवत अध्ययन करोगे तो कुछ और पॉइंट बचेगा क्या? एक एक तथ्य पर जब इस तरीके से पढ़ लोगे तो क्या हिंदी की औकात है कि एक भी ऐसा प्रश्न एग्जामिनर बना देगा आपकी परीक्षा में जो इस श्रृंखला से बाहर आएगा क्या? एक बार आप पहले 9 बजे जुड़ के देख लेना। मैं गारंटी देता हूं किसी से भी पढ़ते हो आप भूल जाओगे वहां पढ़ना, और एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के साथ एक बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में आपको निश्चित सुनिश्चित जो है विजय मिलेगा। आपको 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न सही होंगे। अच्छा, मैंने एक प्रश्न जो पूछा था, देखो हिंदी व्युत्पत्ति और आदि, हाँ हिंदी के बारे में भाषा के अर्थ में हिंदी सब कहां पूछा था मैंने,
ये यहीं पर हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। तो बहुत सारे विद्वान साथियों ने, हमारे विज्ञ साथियों ने, बहुत सारी विदुषी बहनों ने जवाब दिया होगा फारसी भाषा। भैया जरा आप ये बताओ, मैं हिंदी शब्द की बात नहीं किया, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, लेकिन मैंने एक प्रश्न जो पूछा है आपसे, हिंदी भाषा किस भाषा का है, तो हिंदी भाषा अपने आप में मेरे मालिक भाषा ही है। किस दुनिया में चले जाते हो आप जो तुरंत फारसी को पकड़ लाते हो, ईरानियों को पकड़ लाते हो? हिंदी पढ़ो, मैं इसका इतिहास पढ़ाऊंगा, कहां से ये ईरानी टपक पड़ते हैं इसका भी बताऊंगा आपको, एक एक निचोड़ बताऊंगा, एक एक तथ्य आपके बीच में रख दूंगा। तो भैया आज के बाद जान जाना, रीट की परीक्षा में पूछा था प्रश्न, बहुत बच्चे गलत कर दिए। हिंदी भाषा किस भाषा का है, तो हिंदी भाषा अपने आप में एक भाषा है, यानी हिंदी भाषा का है, किसी दूसरे भाषा का मत कहना। आज के बाद आप समझ जाना, हिंदी शब्द अगर पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तब आप बताना फारसी का। आइए पहले चैप्टर के बाद हम दूसरे चैप्टर पर गौर करते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा, उस चैप्टर में हम वर्ण विचारक, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथियों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वैसे मैं आपको इसका जो है पीडीएफ भी अवेलेबल करा चुका हूं, और पीडीएफ आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू या फिर आप एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार के टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे बहुत अच्छे से। आइए दूसरे चैप्टर पर बात करते हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा, उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। अब देखिए हम वर्ण विचार के अंतर्गत किन किन तथ्यों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा वर्ण अथवा अक्षर में अंतर क्या है। वर्ण अथवा अक्षर में अंतर क्या है, अंतर है आपको कई बार बताया हूं, उस पर चर्चा होगी। दूसरा पॉइंट आपका होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट वर्णों की गणना किस तरीके से किया जाता है। 99% बच्चा प्रश्न गलत कर देता है। क्यों कर देते हो भैया, क्यों करते हो, उसका कारण कभी पता क्या, कभी सही से पढ़ा ही नहीं। मैं पूछता हूं भैया, चलो मदन यादव मैंने लिख दिया, मान लो मैंने कह दिया, चलो बताओ मदन में कितने अक्षर हैं, करो वर्णों की गणना। मदन में कितने अक्षर हैं, तो गुरुजी कहोगे कि आपने बचपन में पढ़ाया है, हमने तो नहीं पढ़ाया, जिससे भी पढ़े हो मा द और ना लिखोगे, तो आप कहोगे कि इसमें टोटल 1 2 और 3, ये 3 क्या है, 1 2 और 3, 3 तो क्या हो गए, ये आपके 3 तो अक्षर हो गए। 3 क्या हो गए, आप कहोगे अक्षर हो गए। ठीक है, आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनता है, 3 तो अक्षर हैं, मैं कह दूं आपको चलो ध्वनियों की संख्या बताओ, इस मदन में ध्वनि बताओ कितने हैं, तो अक्षर तो 3, ठीक है। मैंने कहा ये राजा जरा बताओ ध्वनि, राजा रानी जो भी जुड़े हो जल्दी से बताओ ध्वनि। अगर मैंने पूछा कि बताओ मदन में कितनी ध्वनियां हैं, तो क्या करोगे, आप कहोगे गुरुजी अब इसको और तोड़ लेते हैं, मां को स्वर रहित कर दो आप, फिर उसके बाद दा में छोटा आ, फिर लिखोगे ना में छोटा आ। अब आप इसको काउंट करोगे, कहोगे गुरुजी 1 2 3 4 5 6, तो कहोगे ध्वनि कितनी है, 6, ठीक है मान लेते हैं गुरुजी। अब आपकी गाड़ी फंस जाएगी, अब आपकी गाड़ी गच्चे में फंस जाएगी, क्योंकि इतना तो सब पढ़ लेते हो, इतना तो सब देख के पढ़ा लेते हो। बहुत सारे मैंने देखा है, किसी की बुराई नहीं करता हूं क्योंकि एक शिक्षक हूं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे दिए हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल वाले वो कॉन्सेप्ट चोरी कर लेते हैं और वही आके वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को चोरी करते हैं और बताते हैं अपने आप को बड़े विद्वान हैं। लेकिन जब कहीं से कुछ चीजें चोरी करोगे, थोड़ी बहुत तो मिल जाएंगी लेकिन पूरी नहीं मिल पाती हैं, और जब पूरी नहीं मिल पाती हैं तो बताते समय, पढ़ाते समय फेस का एक्सप्रेशन व्यक्त कर देता है कि हाँ कहीं से चोरी किए हो। तो देखो भैया 6 पॉइंट तो ठीक है। मैंने कहा वर्ण बताओ मेरे भैया वर्ण कितने हैं, बताइए आप लोग भी कमेंट करिए, मदन में कितने वर्ण हैं। तो आप कहोगे गुरुजी ध्वनि तो ठीक है पढ़ा था, वर्ण पूछ लिए, तो आप कहोगे गुरुओं जी भैया फिर से बता दोगे यही 1 2 3 4 5 6, यही बता दोगे 6 वर्ण। भैया जब 6 बता दोगे तो एसपी शुक्ला एजुकेट पे पढ़ने का मतलब ही क्या निकलेगा, क्या निकलेगा जब सबकी तरह यहां पर भी काम करोगे। तो भैया वर्णों की संख्या 6 नहीं 5 ही होती है। अब लो बाप रे बाप, ही कैसे, जो पढ़ा है वो जानता ही कैसे,
जो नहीं पढ़ा वो बच्चा दिमाग लगाओ। आप सभी जितने भी कमेंट कर रहे होंगे आप सभी बताइए, आपके नाम में तीन काम देता हूं मैं। अच्छा मैं सिखा देता हूं, वैसे बाद में पढ़ाते समय बताऊंगा, फिर भी जान लो, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो। वर्णों की संख्या काउंट करते समय मेरे भाई बाप एक बात ध्यान देना, यदि अंतिम अक्षर उदासीन स्वर हो। उदासीन स्वर क्या होता है भैया? ये कौन सी पंछी का नाम है? छोटा आ। यदि अंतिम अक्षर छोटा आ हो तो उसको कभी भी गिना नहीं जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहां पर है भैया आ को काउंट नहीं करोगे, इसीलिए वर्णों की संख्या कितनी हुई? 5। मद में वर्णों की संख्या कितनी हुई? 5। समझ में आया कि नहीं? किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कल को ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं, समझ लीजिए, आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मैंने कहा रानी जी बहुत कमेंट करती हैं, रानी जी को ले लेते हैं, ठीक है रानी। चलो अब भैया रानी जैसे आपसे पूछ लिया कि रानी में कितने अक्षर हैं, तो आप इसको कहोगे गुरुजी रा। भैया रानी जी बताओ, रा और नी 1 और 2 अक्षर कितने हैं रानी जी? 2 अक्षर। 2 अक्षर का प्यारा नाम रानी। लेकिन वैसे इतना खतरनाक नाम सब कोई ना रखा करो। कोई रानी रख लेते हो, कोई जान रख लेते हो, कोई जानू रख लेते हो। बताओ, सब फ्री में आपको रानी, फ्री में जान, फ्री में जानू बना लेते हैं ना, बड़े कष्ट की बात है। ठीक है, तो देखिए 2 अक्षर में रानी, ठीक है। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रा धन बड़ा आ, उसके बाद ना में बड़ी ई की मात्रा। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4। हमने पूछा इसमें रानी में ध्वनि कितनी है, तो भैया बताओगे कितनी? 4। अब मैं पूछूं इसमें वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं रानी में? 90% बच्चे पता ही नहीं, किताबों में भी गलत लिख दिया। राम लिखा राधन मां, राम 2 अक्षर 1 2 3 4 वर्ण बता दिया गलत। 90% किताबें भी गलत लिख देती हैं। इसीलिए अच्छी संगत में बैठिए, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल होए। ज्ञानी को ज्ञानी मिला होए ज्ञान की बात, और गधा को गधा मिले चले धड़ाधड़ लात। तो संगत का बहुत असर पड़ता है मेरे साथियों। गलत संगत में बैठोगे आप उसी को बैठ मान लोगे राजा। अपने गांव में एक कहावत सुना होगा क्या? अंधों में कनुआ राजा, सुना है कि नहीं? अंधों में कनुआ राजा होता है। तो उसी तरीके से ये स्थिति होती है। अल्प ज्ञान जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, समझ लीजिए। तो अब इसमें वर्ण पूछें तो देखो लास्ट में बड़ी ई है। अगर छोटा आ होता तब काउंट नहीं करते, क्योंकि बड़ी ई है, काउंट करेंगे। इसमें वर्ण कितने हैं? 4। अब इसमें वर्ण और ध्वनि दोनों बराबर हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा था? अलग था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए कहां तक हम बात किए थे। हाँ, वर्णों की गणना कैसे करते हैं, इस पे प्रश्न बनता है आपसे, इसलिए मैंने इस पर बातें किया। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट होगा वर्णों का वर्गीकरण। 5वां पॉइंट होगा स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार। और 6ठा पॉइंट अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पारंपरिक अतिरिक्त वर्ण, दूसरा नव विकसित अतिरिक्त वर्ण, जिसके अंतर्गत अयोगवाह आ जाते हैं। अनुस्वार अयोगवाह में ही आ जाता है, आपको पता है, और कुछ जो विकसित ध्वनियां हैं वो भी आ जाते हैं। ये हमारा 6ठा पॉइंट। 7वें पॉइंट पर व्यंजन के बारे में। 8वें पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। 9वां पॉइंट हमारा होगा स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। और 10वां पॉइंट हमारा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। 11वां पॉइंट हमारा उष्म या संघर्षी व्यंजन। 12वां पॉइंट संयुक्त व्यंजन। 13वां पॉइंट प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। 14वां पॉइंट हो गया स्वाघात और बलाघात। 15वां पॉइंट अनुत्वान और संगम। 16वां पॉइंट द्वित्व व्यंजन। 17वां पॉइंट वर्ण विच्छेद। देखो यही है, अगर आपको वर्ण विच्छेद करना सही से आ जाएगा
तो कान खोल के सुन लो भैया, आपको ना तो संधि पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही समास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, दो के दोनों। और इसी के साथ ही साथ तीसरा चैप्टर छंद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 चैप्टर आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, मैंने कई मर्तबे प्रूफ किया है, आगे प्रूफ करना है तो आप जुड़ते रहिए। 18वें पॉइंट पर आइए। 18वां पॉइंट मात्रा एवं मात्राओं की गणना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्राओं की गणना। 19वां पॉइंट वर्णों की कुल संख्या। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहां पर वर्णों की कुल संख्या कहने में यहीं पर एक पॉइंट हम और चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है व्यंजनों को स्वर रहित करना, व्यंजनों को कैसे स्वर रहित किया जाता है, यानी स्वरों से हटा दिया जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। 20वां चैप्टर शब्दकोश व साहित्य कोश उपयोग पद्धति। अब जैसे आपसे पूछा जाता है हमारी शब्दकोश में या साहित्य शब्दकोश में वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है। 99% बच्चे गलत देते हो, जवाब दो। मैंने आप प्रश्न पूछा कि हिंदी शब्दकोश व साहित्य कोश में पहला अक्षर कौन सा है। बच्चे आपको याद होगा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताओ जरा इस छा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो आप तो पढ़ लिए हो, रट लिए हो कि का आता है। क्या आता है? का आता है। ठीक है, रट लिया, लेकिन पता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ लो, रटने की आवश्यकता नहीं। आपने रटा है, ईमानदारी से कह रहा हूं। अगर आप शब्दकोश में देखोगे तो आपसे पूछा जाता है तो पहला अक्षर शब्दकोश में कौन सा होता है? अन से स्टार्ट होता है, पहला अक्षर अन होता है। दूसरा अक्षर आपका इस तरीके से आता है, फिर अनुनासिक होता है। तो देखो इस पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे, अन और अह पर भी चर्चा, अन्न पर भी चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आएंगी। फिर आपका आता है 21वां विराम चिन्ह। देखिए मैंने इस चैप्टर को, क्योंकि ये अलग से चैप्टर जा रहा था, इसी चैप्टर में मैंने विराम चिन्ह को भी इंक्लूड कर दिया है। होगा तो अलग कर देंगे, नहीं तो है बहुत ज्यादा है नहीं, एक क्लास में विराम चिन्ह समाप्त हो जाएगा, इसको इसी में कर देंगे या फिर अलग ही कर देंगे। फिर आपका 22वां चैप्टर इसी पर होगा, अभ्यास के लिए प्रश्न। मैंने बताया कि अभ्यास के लिए प्रश्न हम आपको कराएंगे, ऐप पर भी कराएंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि रात्रि 9 बजे से यूट्यूब चैनल पर आपका जो लाइव सेशन प्रारंभ होने जा रहा है, हो चुका होगा आपके 1-2 दिन में, तो वहां से आप लाइव सेशन में वहां जुड़िएगा, थ्योरी ऐप पर पढ़िए और चीजों को वहां पर करिएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो देखिए जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए 22 पॉइंट में आपको दूसरा चैप्टर आप देख रहे हैं। आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने कहा होगा अरे बाप रे गुरुजी तो 2 मिनट में सिलेबस वही खत्म कर दिए, इतना कम हिंदी आती है का। लो देख रहे हो ना, ले लो स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22 पॉइंट में 22 चैप्टर में आपका दूसरा चैप्टर खत्म होगा, वर्ड विचार। आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़े। बोलो कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करने की आवश्यकता, समझ में आए तो कर दीजिएगा, ना समझ में आए तो आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार मुक्त हैं, क्योंकि मध्य बाजार थोड़ी लगता है। अगर हम अच्छे हैं तो लोग बिल्कुल स्वीकार करेंगे, अगर नहीं हैं तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं कि भैया चलो लाओ सब्जी की दुकान लगाया हम सब्जी खरीदो। जिसको आवश्यकता होगी वो आप बिल्कुल संपर्क करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न अगले चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर हमारा होगा, यह चैप्टर आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लो ये क्या लिख दिया गुरुजी ने, मुझे लगता है कि यह चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में मार्क्स जो सबसे ज्यादा गेन होते हैं वो इसी चैप्टर से होते हैं, विश्वास मानिए। आइए देखते चैप्टर पर चर्चा करते हैं, शब्द विचार पर। पहला पॉइंट आपका हो गया, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर अथवा इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो 5 वर्गीकरण मिलते हैं, तत्सम, तद्भव, दिशद, विदेशद, संकर शब्द। इनके बारे में अध्ययन करोगे। बोलो आता है कि नहीं परीक्षा में, कितना इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर दूसरा चैप्टर आप इसी में है, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा चैप्टर है रूप या प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। चौथा चैप्टर अर्थ के आधार पर। अब ये 4 के चारों चैप्टर एक चैप्टर में इंक्लूड हैं और उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है?
देखिए अब ऐसे अलग अलग ही कर दिया है, ये अलग अलग पॉइंट है, शब्दों के वर्गीकरण में आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? शब्दों के वर्गीकरण। लेकिन है क्या अपने आप में एक ही चैप्टर है अपने आप में एक ही चैप्टर, लेकिन क्योंकि पॉइंट तो अलग अलग हैं तो अपने आप में ये विस्तृत चैप्टर ही हो जाएगा, इसलिए इस पर बहुत अच्छे से अध्ययन होगी। 4 चैप्टर। 5वां, क्योंकि देखो ये एक चैप्टर में हम यहां पर रख के इसको पढ़ाएंगे। एक चैप्टर यानी शब्दों का वर्गीकरण जब करेंगे तो इनके चारों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से चीजें आपको बता देंगे। फिर एक एक देखो अगला चैप्टर हमारा दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो होगा तत्सम एवं तद्भव शब्द। तीसरा देशज विदेशज द्विज शब्द या संकर शब्द। चौथा पॉइंट रूढ़ या यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द। 5वां पॉइंट हमारा बन रहा है विकारी शब्दों का वर्गीकरण। विकारी शब्दों, विकार के आधार पर जो शब्द बनते हैं उनको देखेंगे। फिर एक इसी पर हम 6ठा चैप्टर संज्ञा। फिर 7वां संज्ञा के रूपांतरण में लिंग, वचन और कारक बोध। देखो कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जाती जिसमें लिंग ना पूछे, वचन ना पूछे, कारक ना पूछे। एक एक प्रश्न तो पक्का है, फिक्स है आपकी परीक्षाओं में। फिर 8वां पॉइंट हमारा सर्वनाम। 9वां पॉइंट 9वां चैप्टर विशेषण। 10वां पॉइंट धातु एवं क्रियाएं। 11वां चैप्टर वाच्य। 12वां चैप्टर काल। 13वां चैप्टर होता है अविकारी शब्द अव्यय, जिसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और इसी में आप एक नोट कर लीजिए, क्या? निपात। निपात भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर इतना होने के बाद जब इन पर इतनी सारी चर्चा हो जाएगी तो इस पर भी क्या होगा? आपका अभ्यास के लिए प्रश्न, अभ्यास के लिए प्रश्न यहां पर होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न होंगे, यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है अभ्यास के लिए प्रश्न, जानते हैं कारण उसका? जैसे मान लीजिए आपका ये तत्सम एवं तद्भव शब्द पढ़ाया तो तुरंत इस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहीं पर कराया जाएगा, इसीलिए अभ्यास नहीं लिखा। देशज विदेशज शब्द ये खत्म, तुरंत यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, यानी यहां पर अलग से चैप्टर नहीं, यहां पर अपने आप में हर एक पॉइंट अपने आप में क्या है? चैप्टर ही है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चौथा चैप्टर हमारा जो होगा वो है शब्द रचना या निर्माण। अब हम शब्द रचना या निर्माण किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि शब्दों की बहुत बड़ी पराकाष्ठा होती है। जो जितना अच्छे से शब्दों का प्रयोग करना सीख गया, जो जितने अच्छे तरीके से शब्दों का संकलन अपने अध्ययन में कर लिया, वो उतना ही अच्छा बच्चा होता है, वो उतना ही अच्छा शिक्षक होता है और वो उतना ही अच्छा समाज के लिए पथ प्रदर्शक होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनना चाहते हो। तो इसके लिए पहला चैप्टर हमारा होगा उपसर्ग। आपको पता है यूट्यूब पर हमने एक बहुत पहले, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, आप याद करिए लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले की आप वीडियो देखेंगे, उपसर्ग ट्रिक बाई एसपी शुक्ला, एजुकेट या एसपी शुक्ला सर, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, लगभग 8 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखा है। वो मुझे याद है कि वीडियो की परीक्षा थी उस समय, वीडियो की परीक्षा थी उस समय, मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था दिल्ली से मैं लाइव था और मेरे पास बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, और वो बच्चा लगभग वीडियो 8 लाख बच्चों ने देखा है, बहुत सराहा है। तो आप भी देखिए उस वीडियो को, उसका मैं मोनेटाइज करके बहुत अच्छे से मोटिवेट करके उसको और अच्छे से बना करके और अच्छे तरीके से उसी का पार्ट लेकर के आपके बीच में यहां पर आने वाला हूं। बहुत जबरदस्त यहां क्वालिटी के साथ, वहां तो क्वालिटी नहीं थी, कंटेंट था, टीचर में क्वालिटी थी लेकिन संसाधन में कमी थी। अब आपके बीच में संसाधन के साथ ही साथ आपके बीच में क्वालिटी को भी लेकर के आएंगे। आइए फिर दूसरा चैप्टर देखिए, प्रत्यय हो गया। तीसरा चैप्टर समास। समास बहुत पढ़ते हो आप, बचपन से पढ़ते हो, गलत कर देते हो, कुछ भी नहीं है भैया समास में, मैं दिखाऊंगा, आप देखता हूं कैसे आपको नहीं आएगा। वर्ण विचार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो समास और संधि तो अपने आप ढेर हो जाएंगे। इसमें समास के अंतर्गत परिभाषा, समास के पद या खंड, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के प्रकार, अभ्यास के लिए प्रश्न, इतनी सी बातें यहां पर करेंगे तीसरे चैप्टर में। और उसके बाद चौथा चैप्टर जो होगा वो होगा संधि या संधि, दोनों में कौन सी सही, मैंने कई बार पढ़ाया है, बहुत यूनिक तरीके से संधि भी पढ़ेंगे। संधि में आप परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि होने के कुल संयोग, संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पहचाने का ट्रिक, फिर अभ्यास के लिए प्रश्न। यानी शब्द रचना में टोटल हमारे कितने पार्ट आ रहे हैं? 4।
शब्दों को, इन शब्दों की रचना करने के लिए 4 पार्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रत्यय, फिर उसके बाद समास, फिर उसके बाद संधि। तो इन चारों पर विधिवत चर्चा होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, पूरी सेशन को देखिए। आपको पता है जैसे मूवी में ट्रेलर जो बच्चा बहुत अच्छे से देखता है वो 80% मूवी को समझ जाता है कि कैसी मूवी आने वाली है। तो दूसरी तीसरी चीज ये, अगर आप सिलेबस को जब तक अच्छे से डिस्कशन नहीं करोगे, अभी बहुत कुछ सीख नहीं रहे हो लेकिन सिलेबस सीख जाओगे, मैं कहता हूं आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो शायद पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेंगी। इसलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए, सिलेबस को एक एक पैनी नजर डालिए कि हाँ हमें ये पॉइंट पढ़ना है। अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आप हमें बता भी सकते हैं, वैसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम हैं, बाकी सब भैया आप लोग बताओगे, बाकी सब कम हैं। ठीक है, तो चीजों को ऑटोमेटिकली प्रूफ करेंगे, टेंशन ना लेना मेरे साथियों, मेरे मित्र, बिल्कुल आप घबराइएगा ही। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप संस्थान से कांटेक्ट करिएगा। और मैंने बताया कि थ्योरी की क्लास ऐप पर होगी। इतने कम शुल्क में आज तक पूरे भारत देश में किसी ने नहीं पढ़ाई होगी हिंदी, वो भी इस तरीके से। तो आपके पास मौका है, ये शुल्क नहीं, केवल आपका सहयोग है, केवल और केवल आपका प्यार है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिएगा, जैसे कि बहुत अच्छे से क्लासेस को हम रनिंग कर सकें। और अंत में बताने वाले हैं आपको कि लगभग कितने लेक्चर हैं, हम इनको फिनिश करेंगे ये अभी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चौथा चैप्टर ये हो गया। आइए 5वें चैप्टर बात करते हैं। 5वां चैप्टर शब्द शक्ति। अब देखिए, शब्द शक्ति के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। अब पर्यायवाची शब्द में अपूर्ण पर्यायवाची, इसको समानार्थक शब्दों में अर्थभेद करेंगे बहुत आराम से। अब बच्चे करते क्या हो, आपकी जो सबसे बड़ी कमी होती है, आपने देखा होगा, व्याकरण आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, साहित्य आप बहुत अच्छे से रट लिए, उसके बाद भी आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे प्रश्न जब पूछ लिया जाता है तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप रटने का प्रयास करते हो, आप सीखने का तो प्रयास ही नहीं करते हो। यहां कुछ भी रटना नहीं है, यहां तो केवल सीखना है, केवल और केवल सीखना है। आपको पूरी गारंटी के साथ सिखा के चलेंगे, ये आप हमारे ऊपर छोड़िए। फिर आपका देखिए, पर्यायवाची शब्द के बाद दूसरा चैप्टर आपका आएगा विलोम शब्द, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तीसरा चैप्टर अनेकार्थक शब्द। चौथा चैप्टर अनेकार्थकता से एकार्थकता कैसे बनाते हैं। 5वां पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, लघुतावाची या जिसको ऊनार्थक शब्द भी कहते हैं। और छठा पॉइंट, छठा चैप्टर होगा बोलियां या आवाजें। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें बोलियां या आवाजों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां चैप्टर प्रतीक। 8वां चैप्टर आपका हो जाता है शब्द ध्वनि भिन्नार्थक युग्म। और 9वां पॉइंट, 9वां चैप्टर अनेक शब्दों या पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। 10वां चैप्टर आपका मुहावरा। 11वां चैप्टर आपका लोकोक्तियां या कहावतें। 12वां चैप्टर आपका एक ही शब्द का विभिन्न शब्द भेदों, व्याकरणिक कोटियों में प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और हर एक चैप्टर में ही जैसे वह पॉइंट खत्म होगा उस पर जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां चैप्टर हमारा होगा शब्द शक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, छठा चैप्टर वर्तनी। बहुत आराम से लिख दिया हूं। अब वर्तनी में कुछ और पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तनी में जो आप अशुद्धियां करते हो, किस तरीके से गलतियां होती हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। आपको शब्दों का प्रयोग करना सिखाएंगे, इस पर होगा। और 7वां चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा वाक्य विचार। अब देखो, यह भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खास तौर से मेरे उन साथियों के लिए जैसे यूपीएसआई वाले बच्चे हो गए या आप लेखपाल वाले स्टूडेंट हो गए, वाक्य प्रयोग आपसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ जाता है। वाक्य क्या है, वाक्य निर्माण के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, क्रिया के आधार पर जो है वाक्य का वर्गीकरण, रचना के आधार पर वाक्य शुद्धि, वाक्य विग्रह, विभाजन, विश्लेषण। अब देखो, एक चीज ध्यान दिया होगा, अगर आपने कभी
आपसे इस तरीके से भी अब वाक्य पूछा जाता है, जैसे कोई दे देगा राम ने डैश डैश के लिए रावण को मारा। और ध्यान से सुनना, राम ने डैश डैश के लिए, डैश डैश के लिए, डैश डैश का मतलब स्पेस के लिए रावण को धनुष से मारा। ऑप्शन दे देगा किसके लिए? लक्ष्मण, सीता, राजगद्दी, विभीषण। तो राम सबसे पहले किसके लिए गए थे? लंका में सीता मां का हरण किया था रावण ने, उसका वध करके सीता को वापस में लाने के लिए। तो यानी किसके लिए? लक्ष्मण और सीता के लिए। तो वहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? सीता के लिए। तो ये भी प्रश्न आज के समय में ट्रेंडिंग बना हुआ है। बहुत सारी परीक्षाओं में आप देखे होंगे, आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में देखा होगा, यूपीएसआई हो गया या आप पीसीएस की परीक्षा देख लीजिए, आरओ में देख लीजिए। आरओ में भी इस तरीके से वाक्य शुद्धि में पूछ लिया जाता है ना, वर्तनी में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रीट की परीक्षा में देखने को मिले हैं, यूपी टेट, सुपर टेट में देखने को आपको मिला होगा। तो आप ये भी प्रश्न अब ट्रेंडिंग बन रहा है, आने वाले समय में इसका और जोर शोर से जो है प्रचलन होगा और अच्छे अच्छे लेवल के इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इन पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसी में पदबंध और उपवाक्य क्या है, और फिर उसके बाद अभ्यास के लिए जो भी प्रश्न बनते हैं इन पर अच्छे से चर्चा कर लेंगे। आइए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा और सातवां चैप्टर, दो चैप्टर मैंने बता दिया। आइए अगले चैप्टर पर चलते हैं, आठवां चैप्टर रस। रस की बात आती है तो आपके दिमागों में भी हलचल आ जाती है, और खास तौर से जब श्रृंगार रस आ जाता है ना, तो पढ़ाते समय क्लास में जो है ना बच्चे सीट तोड़ देते हैं रस पढ़ते समय। ठीक है, तो आप अपने घर की सीट मत तोड़ना, नहीं तो मम्मी पापा आपकी सीट तोड़ देंगे। ठीक है ना। तो देखो रस में किस तरीके से पढ़ेंगे, रसों का संयोजन देख लो कितने अच्छे तरीके से किया गया है। अर्थ और व्युत्पत्ति की दृष्टि से भरत मुनि द्वारा भावों की संख्या, रसों की संख्या का निर्धारण, रस के अव्यय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, रसों का विवेचन, मित्र, शत्रु एवं उदासीन रस, मूल रस एवं व्युत्पन्न रस, हिंदी आचार्यों की रस विषयक दृष्टि, रसों के वर्ण तथा देवता, और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न। इतने सारे पॉइंट को जब हम एक साथ इंक्लूड करेंगे तब जाके हमारा कंप्लीट होगा रस। जल्दी से लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला चैप्टर हमारा है नौवां, छंद। अब देखो छंद में आपका हो गया परिभाषा, छंद के तत्व या अंग, चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गुण, यति और विराम, गति, उसके बाद तुक, मात्रिक छंदों में लघु, ह्रस्व, लघु, ह्रस्व एवं दीर्घ गुरु का निर्धारण क्रम, छंद के भेद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। इन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे किसके अंतर्गत? छंद के अंतर्गत। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला चैप्टर हमारा होगा अलंकार। परिभाषा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अर्थालंकार। इसी में ये आपका 10वां चैप्टर होगा। उसके बाद 11वां चैप्टर जो हमारा देखिए नीचे दिख रहा, गद्यांश एवं पद्यांश। अब आपको पता है कि आज के समय में ट्रेंड बना हुआ है, हर परीक्षाओं में अब गद्यांश एवं पद्यांश से प्रश्न, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, गद्यांश या तो पद्यांश, दोनों में कोई एक या कभी भी दोनों देखने को मिल सकते हैं या मिल जाते हैं। फिर हमारा 12वां चैप्टर है पल्लवन, संक्षेपण, पत्र व पारिभाषिक शब्दावलियां। आगे बढ़ते हैं 13वें चैप्टर पर, संक्षिप्त हिंदी साहित्य। देखिए जो स्टूडेंट्स वनडे परीक्षा के होंगे उनको बहुत संक्षिप्त में पढ़ाया जाएगा, और जो टीजीटी पीजीटी के लिए जिन्होंने इनरोल किया होगा, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी में आए हुए होंगे, उनको ये बहुत विधिवत पढ़ाया जाएगा, उनको इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। उनका एक अलग से पोर्शन होगा, यानी वनडे की तो क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल आपको क्लास, वैसे टीजीटी में तो काम कर देगा यही नॉर्मली, लेकिन पीजीटी के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, आजकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य पर चर्चा, कृष्ण भक्ति काव्य पर चर्चा,
फिर रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इस पर। फिर आधुनिक काल, जिसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन पर चर्चा होगी। फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण एवं रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रावृत्त, गद्य काव्य एवं व्यंग काव्य पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद रचना एवं रचनाकार। अब वैसे मैं बात करूं, ये पूरा इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये टीजीटी के लिए जाएगा, ये स्पेशली टीजीटी के लिए जाएगा। आप पढ़ना चाहेंगे इंडिविजुअल हिंदी में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, आपके लिए स्वतंत्र हैं। वैसे ये इतनी जरूरत नहीं है आपको, वनडे परीक्षाओं के लिए बस इतना, यही एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रचना एवं रचनाकार, आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहीं से आपका काम बन जाता है। काव्य शास्त्र, ये स्पेशली टीजीटी पीजीटी का है। इस काव्य शास्त्र से, काव्य गुण से किसी का कोई संबंध नहीं है, यानी इस काव्य शास्त्र के बारे में जो है अगर देखा जाएगा तो जो वनडे एग्जाम के परीक्षार्थी हैं उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये टीजीटी पीजीटी के लिए है। काव्य दोष, शब्द शक्तियां, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संक्षिप्त हिंदी साहित्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो अगला जो हमारा 14वां चैप्टर है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके बीच में कराएंगे। अब देखो, आप किसी भी परीक्षा में आप इनरोल करोगे, आप इंडिविजुअल हिंदी में जुड़ते हैं या टीजीटी पीजीटी में जुड़ते हैं, आप किसी भी परीक्षा के लिए जुड़ेंगे, आपको देखिए क्या क्या कराने वाले हैं। जो वनडे के लिए भी मिलेगा और टीजीटी पीजीटी वाले के लिए तो स्पेशल होगी ही होगी। उनके लिए मैंने बताया कि साहित्य, काव्य दोष, काव्य शास्त्र और उसके बाद भाषा विज्ञान, ये सारी क्लासेस स्पेशली टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अलग से होंगी। अब देखो, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा, जिसमें देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। पहले, सबसे पहले यूपी टेट के जितने भी प्रश्न पत्र अब तक आए हुए हैं 2011 से, उनका बहुत अच्छे से मूल्यांकन करेंगे, एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर सुपर टेट में पूछे गए सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सीटेट और रीट की परीक्षा, एमपी टेट, डीएसएसबी, इन सारे चारों परीक्षाओं यानी सीटेट, रीट, एमपी टेट और डीएसएसबी, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको पूरा कराया जाएगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर आएगा जो, जिसमें हम यूपीएसआई, बिहार एसआई के चैप्टर पूरा जो है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपका चौथा पॉइंट आ जाता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं उन पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है हमारा, जिसके अंतर्गत आपका यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न पत्र पूछे जा चुके हैं, उन पर विधिवत चर्चा होगी। जीआईसी के लिए भी आप देखिए, आपका जीआईसी का भी परीक्षा है, देखिए जीआईसी पर भी विधिवत चर्चा होगी। फिर आईएएस और पीसीएस, आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको पता है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आरओ की भर्ती दोबारा से आ चुकी है। 2021 आपके सौगात लेकर आया है। आरओ की परीक्षा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमारे यहाँ संपूर्ण बैच आरओ का प्रारंभ हो चुका है, 25 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग आरओ के लिए भी संस्थान से कांटेक्ट करें। बहुत विधिवत बैच है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच है। सिलेक्शन नहीं तो पैसा रिफंड लीजिए आज ही, लेकिन जुड़ने का प्रयास करिए। जल्द से जल्द जुड़ेंगे, जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा करके जाएंगे। इसलिए फिर आपका आता है नवा चैप्टर, लेखपाल के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे पूरा कराया जाएगा। फिर 10वें पॉइंट में आपसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस के जो प्रश्न पत्र हैं उनको पूरा कराया जाएगा। और 11वें पॉइंट पर आपका लोअर परीक्षा। लोअर परीक्षा में जैसे आपको पता है लोअर का मेंस होने वाला है, मेंस के लिए जल्दी ही डेट आने वाली है। मेंस के लिए, प्री के लिए जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि इतनी चीजें आपको कराई जाएंगी। ये हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 पर, यानी क्लास नंबर क्लास 14 नहीं, क्लास तो आपकी बढ़ती जाएगी, एक क्लास में थोड़ी होगा, बस चैप्टर 14 आप डालिए। फिर आपका जो 15वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभ्यास के लिए मिश्रित प्रश्न पत्र श्रृंखला। अभ्यास के लिए मिश्रित प्रश्न पत्र श्रृंखला। अब आप जरा एक चीज जरा मेरे साथ आप सोचिए कि आपको प्रत्येक चैप्टर पर जितने पॉइंट बन रहे हैं
एक एक चैप्टर में जितने पॉइंट बन रहे हैं उस चैप्टर के पॉइंट पे लगभग 100 प्रश्न, और उसके बाद अंत में आपको मिश्रित प्रश्न मिलेगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है अभी यही अकेले नहीं बना है, और इसके पहले के 14 चैप्टर का मेरा कंटेंट पूरा बन चुका है, अभी से बन चुका है। और मुझे बहुत जल्द ही यकीन है कि मैं इस पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। और मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि अभ्यास के लिए आपके बीच में 300 प्रश्न, बस ज्यादा प्रश्न नहीं रखूंगा, 300 प्रश्न लगभग ऐसे रखने वाला हूं जिसके बाहर से दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा उसके अंदर से ही प्रश्न आएगा, उसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, बाकी आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, संस्थान का नंबर आपके पास है, और इसके साथ ये भी ले लीजिए 9415 पर। आप इंडिविजुअल हिंदी में हैं या टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, जिसके लिए भी है आप बता भी सकते हैं। और आप जो बच्चे ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आप एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल का ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड करें, और ऐप पर आप रेटिंग दें साथियों। आप रेटिंग में फुल मार्क्स दें, रेटिंग में आप फुल मार्क्स दें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा, मैं आपको 100% अच्छा करा के दूंगा, मैं आपके लिए बहुत बेस्ट करूंगा। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करें, जैसे कि संस्थान आगे बढ़े, आपको भी हम आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सके। ठीक है साथियों, आपसे लेते हैं विदा, इन सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अब अगली क्लास में, जिसमें हम डायरेक्ट आपसे करेंगे क्लास पर चर्चा। पहला चैप्टर ही हमारा होगा भाषा क्या है, वहीं से हम प्रारंभ करेंगे चीजों को। और प्रत्येक दिवस रात्रि के 9 बजे से आप ध्यान लीजिए, 1-2 दिन हो सकता है भी विलंब हो जाए, 1-2 दिन हो सकता है मे भी विलंब हो जाए लाइव टेस्ट में, तो 1-2 दिन बाद से संभवतः आपका प्रत्येक दिवस रात्रि के 9 बजे से हिंदी की महासंग्राम यूट्यूब चैनल पर, महासंग्राम अब तक इस तरीके से पूरे इतिहास में प्रश्नों की श्रृंखला किसी के द्वारा आपने नहीं देखी होगी, वह श्रृंखला लेकर के आने वाला हूं। और उसमें हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि 100 प्रश्न हैं, लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। मोबाइल का डाटा बढ़ा लीजिए और अपनी मेमोरी की डाटा बढ़ा लीजिए, और कॉपी पेन पेंसिल लेकर के आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। बाकी पढ़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, सारी बैचेस आपकी जल्द से ही स्टार्ट कर दी जाएगी, प्रारंभ हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट लक।